वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे आपका बेटा चैप्टर 9 जो कि सोशल मीडिया में अवधारणा। ठीक है, सेक का आपका सब्जेक्ट चल रहा है एजुकेशन में। इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, एक बार उसके हाईलाइट देख लो, पॉइंट्स देख लो कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। पहले देखना है ध्यान को, मेडिटेशन क्या होती है ना उसके बारे में देखना है कि ध्यान शब्द परिभाषित करते हो उसके विभिन्न रूप बताइए कि मेडिटेशन क्या है, कैसे कैसे इसके होते हैं। धारणा क्या है, स्मृति क्या है, स्मृति मीन्स मेमोरी आपकी। ठीक है, और धारणा के एक होता है ना कि एक बंदे की ये धारणा, उसकी ये धारणा, हमारा सोचने का तरीका कि ये मेरी धारणा, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ। तो धारणाओं को पढ़ना है आपको इसमें। स्मृति, मेमोरी जो है उसमें महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्रिएटिवनेस होती है ना आपकी, मानसिक स्तर की सोचने की क्षमता की, आपकी जो वो एक अलग अलग प्रकार की कलाएं होती है, क्रिएटिविटी होती है आपकी, उसके बारे में ये संज्ञानात्मक उसको कहा जाता है। उसकी प्रक्रिया और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में देखेंगे। सोशल मीडिया के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक तो देखो हमने पहले भी करे हुए कि क्या क्या इसके उपयोग है। ये रिपीटेड टॉपिक है, ये सारे नए टॉपिक है, ये तीनों जो ऊपर के नए टॉपिक है, इनको ध्यान से देखेंगे। उपयोग आपको पता है, एक बार और फिर से रीडिंग करने वाली बात है, रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, व्यक्ति के ध्यान, धारणा और स्मृति। ध्यान क्या है, धारणा क्या है, स्मृति पर सोशल मीडिया के प्रभाव देखेंगे। अब हमें ना सारे जो हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े ना सोशल मीडिया के, वो सारे देखने हैं कि ये हमारी जो तीनों चीज़ें ये कैसे खराब होती जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है, आप सबके पास फ़ोन है, सब बच्चे खुद देख लो। अभी तो आप चलो पढ़ने आए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि सब अपनी इंस्टा का ना एक बार जाके एक्टिविटीज़ में जाना, उसमें जाना, माई एक्टिविटी में टाइम देखना, टाइम स्पेंड लिखा हुआ है उसमें, देखो 5 घंटे से कम किसी का नहीं होगा। 5 घंटे, 6 घंटे बच्चे रील्स, पूरे पूरे दिन रील देखते हैं। मेट्रो में आप देखो सब फ़ोन चला रहे हैं, सबके मुँह नीचे हैं, सब फ़ोन चला रहे हैं, चला क्या इंस्टा रील चला रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। पूरा पूरा दिन जो ये शॉर्ट्स देख रहे हैं, और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, हमारी मेमोरी पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा ध्यान पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि पूरे पूरे दिन सब लगे हुए हैं। सच में ये बात सच है कि एक घर में अगर मान लो 5 बंदे रह रहे हैं तो 5 फ़ोन होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, 6 भी हो सकते हैं। सबके पास फ़ोन है, छोटे से छोटे बच्चे हैं, खेल कुछ नहीं रहे, जीरो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग, खेलेंगे नहीं, सिर्फ उन्हें फ़ोन चाहिए। और माँ बाप को बोलो कि क्यों इतना फ़ोन दे रहे हो, आप इनको रोको, है ना। मेरे खुद के भाई भाभी भी मैं बोलती हूँ कि इसको मत दो इतना फ़ोन, पर वो क्या कहते हैं कि अब ये खाएगा ही नहीं, अगर इसको फ़ोन ना दो तो खाना खाएगा ही नहीं, ये क्या करूँ, तुम खिला लो। अब मैं कैसे खिलाऊँ उसके बच्चे को खाना, है ना। बच्चे को खाना खिलाना इतना मुश्किल हो गया कि बिगर फ़ोन के ना बच्चा मतलब ऐसे खाएगा नहीं खाना। अगर तुम्हें उसे खाना खिलाना तो तुम्हें फ़ोन देना ही पड़ेगा। वो फ़ोन में लेकर उसमें घुस जाता है, आंखें उसमें उसकी, पूरा पूरा दिन बच्चा फ़ोन चला रहा है, खेल कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल मतलब उसको पसंद ही नहीं है खेलना। ऐसी सिचुएशन चल रही है कि बाहर जाना भी नहीं पसंद नहीं है। क्यों, फ़ोन में गेम खेलते हैं। खेलने के लिए क्या है, फ़ोन में गेम खेलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, एक जगह पे बैठ के उसी में लगे हुए हैं। आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे जो प्रभाव पड़ रहे हैं ना, इतने सारे जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको हम डीप में पढ़ेंगे कि इंसान के दिमाग के ऊपर ये कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। ठीक है, पहले भी हमने ये सारे टॉपिक कर रखे हैं डिस्कस, पर इसमें आप डीप में तो इसको देखेंगे। पहले एक बार इसको देखिए कि ध्यान क्या है, इसको समझ लीजिए। ध्यान बेटा, मेडिटेशन सबने सुना होगा कि मेडिटेशन क्या होती है ना, उसी के बारे में है कि ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन की चेतना को एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कई लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान अगर लगाओ तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यह ध्यान करना अपने आसपास के लक्ष्यों को हो सकता है। ध्यान क्या है, अनेक प्रकार की क्रियाओं का बोध कराता है। अभी देखो, इसको आसान भाषा में समझाती हूँ। ध्यान क्या है, आपका जो ये ब्रेन है ना, इसको देख लो, इस ट्री को देख लो, ये आपका ब्रेन है। इसमें बेहिसाब बेहिसाब थॉट्स होते हैं, पुराने भी, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के बारे में भी हम सोच रहे हैं। हर वक्त हमारे दिमाग में थॉट चलते ही रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। अब ये जब ये इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं बेफालतू के, कोई ज़रूरत भी नहीं उनकी, इमेजिनेशन चल रही है। इमेजिनेशन के बारे में सबको पता है, डे ड्रीमिंग हम बेहिसाब वाली करते हैं, वो डे ड्रीमिंग जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, मान लो आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव में चला गया कि आप अच्छा सोच रहे हो, जो आपके काम भी आएगा, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ये गलत चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, रिग्रेट सोच रहे हो, जो पीछे पास्ट में होगी उसके बारे में सोच रहे हो, इन सारी चीज़ों का देखो कोई फ़ायदा नहीं है। हर वक्त आपके दिमाग में हर वक्त कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता है। तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड तो ऐसा आता है कि सर में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा हम सोचते हैं, इंसान इतना सोचता है कि भाई बहुत थक गई मैं, सोच के थक गई। बोलते हैं ना कि मैं तो सोच के थक गई यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, सोच रहे हैं बेहिसाब। तो ये क्या है कि ये तो हमारा ध्यान है ना, जो हमारे सोचने की क्षमता वो इतनी भटकी हुई है ना चारों दिशाओं में, कभी कुछ, इसको कंट्रोल करना, अपने उस ये जो हजारों करोड़ों थॉट्स चल रहे हैं ना आपके दिमाग में, उसको शून्य पे ले आना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को सोचेंगे। अभी ध्यान लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। भगवान के अंदर ध्यान लगाना चाह रहे हो तो भगवान में लगा लो, भगवान के बारे में देखो, उनकी इमेज को अपनी आंखों के आगे रखो और सिर्फ उस पर ध्यान लगा दो, बाकी के पीछे के सारे थॉट क्या चुप हो जाएंगे सारे। एक तरीके से अगर मैं इसको अच्छा उदाहरण दूँ ना आपको, इसका सबसे बेहतर उदाहरण फ़ोन से लिया जा सकता है कि जैसे ये फ़ोन है ना, डिवाइस है जो आपके हाथ में फ़ोन है, ऐसे ही हमारा दिमाग है। हमारे फ़ोन में हज़ारों वो हैं,
कितने सारे हमने ऐप्स रख रखे हैं, सारी इतनी सारी नोटिफिकेशन आई है, ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशन को थॉट समझ लो। अब ये जब इतने सारी चीज़ें आ रही है तो क्या होगा, हमारा दिमाग परेशान हो जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें चल रही है। उसी प्रकार से तो हम, आपका जो फ़ोन है, आपका डिवाइस है, इसमें भी यही है कि इतनी सारी जो इतनी नोटिफिकेशन आ रही है तो एक टाइम क्या होता है, आपका ये फ़ोन जो हैंग हो जाता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। तो दिमाग का भी यही है कि एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाएगा जब इतने ज़्यादा थक गए ना, तो अब आपको ये होगा कि दिक्कत हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बाल टूट रहे हैं, यही सब चीज़ होता है। रीज़न क्या है, हेल्थ खराब होने का, इंसान के हेल्थ का खराब होने का कारण ही यही है, ये जो इतना ज़्यादा, इतना हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है। तो ये कि ध्यान क्या है, इन सारी चीज़ों को केंद्रित करना, कि आप अपने मन को, चित्त माने मन होता है, कि अपने मन को किसी एक चीज़ में, एक अवस्था में सेटल कर दो कि भाई ये ही, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मेरा पूरा फोकस यही है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा पढ़ाना भी एक तरीके से मेडिटेशन है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा पूरा का पूरा फोकस, मेरे दिमाग की पूरी क्षमता ना यहीं आ जाती है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा कॉन्शियस माइंड सारा इसमें आ जाता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा ध्यान यहीं पे ही है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये जितना अच्छा जिस बंदे का फोकस होगा ना, वो इतना अच्छा बोल पाएगा, वो इतना अच्छा समझा पाएगा, वो इतना अच्छा काम कर पाएगा। तो ये कि चाहे आप ऐसे कर बैठ के फोकस कर रहे हो, फोकस करना ही ध्यान है, क्या आप ध्यान ऐसे कर रहे हो, चाहे आप किसी एक चीज़ में ध्यान लगा रहे हो, पढ़ाई में लगा रहे हो, अपने एक किसी लक्ष्य पे, यहाँ पे लिखा ना कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लाभ, बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, कोई भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप उसमें ध्यान लगा रहे हो, तो ये भी ध्यान ही है कि एक चीज़ पे आपने फोकस करनी है कि भाई मुझे इस साल इतना पैसा कमाना ही कमाना है, आपका फोकस पूरा इस पे है, तो ये भी ध्यान है कि मैंने मेरा पूरा ध्यान भाई इस पे लगा दिया, मुझे तो इतना पैसा कमाना है हर हाल में, ये ध्यान हो गया। बट ये क्या, लोग गलत ध्यान भी तो लगा रहे हैं, इसमें तो सारा पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसने ध्यान सारा पॉजिटिव बताया, मैं भी पॉजिटिव बता रही हूँ सारा, लेकिन अगर मान लो आपने अपना ध्यान, आपके दिमाग का काम किया हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना, आपने क्या किया, आपने जब उठाया फ़ोन, इंस्टा चलाया, रील 5-5 घंटे बिता दिए, सारा ध्यान कहाँ लगा दिया, रील्स में। अब इससे क्या होगा, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, रील्स देखने में आपको कोई बेनिफिट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट का हो सकता है कि गाने चल रहे हैं, अच्छी फोटो है, डांस आ रहा है ना, कपल पोस्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसे सुन लिया, ये सारी चीज़ें आ रही है, तो वो देख के सुन के आपको ऐसे अच्छी फीलिंग आ रही है, बस वो 1 मिनट का डोपामाइन है। फ़ायदा क्या हो रहा है उससे, फ़ायदा तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपका मूड ख़राब है, आप थक गए काम करते करते, तो आप देख लो इंस्टा थोड़ी देर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, उसको देख के अच्छी फीलिंग आ जाती है, वो ठीक है। कि अगर आप पूरे दिन में अगर एक आधी रील देख भी लेते हो, 1 घंटा आपने रील देख भी ली, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छी चीज़ है कि आपका मूड ठीक हो रहा है उससे, तो सही है। लेकिन अगर 5-5 घंटे, 10-10 घंटे सिर्फ और सिर्फ रील ही देख रहे हो, सुबह उठ के शुरू करी इंस्टा चलाना, और पूरी रात भर आप इंस्टा ही चला रहे हो, हर 10 मिनट बाद आप इंस्टा ही चला रहे हो, तो फिर ये घातक हो गया ना। फिर क्या हुआ, आपका सारा ध्यान इसने अट्रैक्ट कर लिया, आपने कुछ किया ही नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना एक इंसान की काम करने की क्षमता, वो हो गई जीरो, है ना। कि इतना सारा काम है, आपका भी ये वाला टाइम पीरियड है, आपको आगे का सोचना है अपने जीवन के बारे में कि कैसे क्या करना है, और अगर आपने सारा ध्यान यहीं लगा दिया तो फिर तो डूब गए। तो ये इसी बाद में बात करेंगे इस चैप्टर में, अच्छा चैप्टर है काफ़ी, ठीक है। तो यही बोल रहे ध्यान के प्रकार क्या क्या होते हैं, सतत ध्यान होता है, एकांक ध्यान होता है, एकाग्र ध्यान होता है, चिंतना में ये ध्यान होता है, स्मृति ध्यान होता है, ये सारे ध्यान आपको अब पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इनके नाम डिफरेंट लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार लिखो, 2 बार लिख लो, आपको समझ आ जाएंगे। और बाकी ये इसको आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो ऐसे डिफिकल्ट वाले लिखे हुए हैं ऐसे लिखने हैं, आप आसान में लिख दो, कोई बात नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। सतत ध्यान क्या है, ऐसा फोकस जो समय के लिए होता है, ठीक है। एक बार रीड कर दो फिर समझाती हूँ, ठीक है। इसे आमतौर पर एकाग्र की शक्ति या सिर्फ एकाग्र करने की क्षमता के रूप में भी लिया जाता है। एकाग्र बोलते हैं ना कि उसकी एकाग्रता बड़ी अच्छी है यार, बोलते हैं ना फोकस हमारा, कि हमारा फोकस एक ही चीज़ पे, अगर मैंने मान लो मैंने अब टारगेट लिया, मैंने सोचा पहले टारगेट ले रही हूँ मैं कि मुझे ना 5 चैप्टर आज में ख़त्म करने हैं, ये क्या है, मेरी एकाग्रता, ये मेरा फोकस है कि मुझे 5 चैप्टर करने हैं। अब मैं ये 5 चैप्टर हर हाल में करूँगी, अगर मेरा फोकस बहुत अच्छा होगा ना, मेरा फोकस हिलेगा नहीं, मैं पूरे पूरे दिन पढ़ने को तैयार हो जाऊंगी, मैं खाना तक भी छोड़ दूंगी एक टाइम पे, कि मैं नहीं खा रही जब तक ये मेरा पूरा नहीं होगा, टारगेट खत्म नहीं होगा ना 5 चैप्टर का, तब तक मैं कुछ नहीं खा रही भाई, मेरा फोकस इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कि ये फोकस जो है ना, ये बढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे फोकस बनता है आपका। तो सतत ध्यान क्या है, फोकस के बारे में बात करेंगे, ये जिसमें क्या है, सिर्फ एकाग्रता के लिए भी क्षमता है, क्षमता सबकी अलग अलग होती है। देखो कुछ बच्चे हैं जिनका फोकस बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ है कि वही सेम चीज़ उनको पढ़ने में पूरा दिल लगा दिया, है ना। तो ये फोकस लेवल सबका अलग अलग होता है, और इसको आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग है ना कि मेरा फोकस कम है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, है ना। हर रोज आप पढ़ना शुरू करो तो आपका फोकस क्या है, बढ़ेगा। आज 1 घंटा पढ़ा, कल 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना, फिर उसके अगले दिन 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना, ऐसे धीरे 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 आपका ध्यान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है किसी दिए गए कार्य को, कोई भी आपको वर्क मिला, गतिविधि या नियंत्रण अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने का कला,
कोई भी आपका काम है, आपको प्रोजेक्ट मिल गया कि देखो तुम्हें ये काम इतने दिन में, आपको टाइम पीरियड मिल गया कि इस टाइम पीरियड में आपको ये काम करना है, आपका टारगेट है, उस पे नियंत्रण अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने की कला, कि आपको अपना फोकस उसी पे रखना है। क्योंकि देखो इंसान है कि हम थक भी जाते हैं, क्योंकि काम करते करते कितना काम करेंगे, हम थक गए, हमारा क्या फोकस खराब हो जाता है कि अब हम थक गए, तो वो बात जायज़ है। इंसान के दिमाग की क्षमता 50 मिनट की है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 50 मिनट आपने पढ़ाई की, 10 मिनट आप रेस्ट ले लो, फिर दोबारा 50 मिनट का अगला वो करो आप स्टार्ट, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लो। ऐसे रेस्ट ले लेके आपको 3-4 घंटे तक कंटिन्यूसली ये क्या है काम करना है, तो ऐसे केंद्रित बना रहता है आपका ध्यान। तो यही बोले कि जो कला है ना अपने ध्यान को केंद्रित रखने की, फोकस लेवल जो है, आपको जो भी काम मिला उस पर आपको फोकस बनाए रखना, उसको क्या कहा जाता है, सतत ध्यान। ठीक है, सतत ध्यान। एक व्यक्ति किसी दिए गए कार्य को तब तब भाग लेता है जब वह उसमें उसकी परिमाण तक नहीं ले जाने या उससे करने के लिए एक निश्चित समय नहीं दिया जाता। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम है, मान लो 10 चैप्टर है, मैं आपको काम दे रही हूँ, एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको काम दे रही हूँ 10 चैप्टर, लेकिन मैं ये ना बोलूँ कि कब तक आपको सबमिट करने हैं, तो फिर तो वो बहुत ही लंबा खींचेगा। सामने वाले बंदे को जो पता है भाई कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करेंगे, अगले साल करेंगे, कोई टाइम लिमिट तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं, आज है आपकी मार्च 10, आपको ये काम हर हाल में 20 मार्च तक देना है, अगर सिर्फ 10 दिन का टाइम पीरियड मैं दे दूँ ना, तब आएगा रिजल्ट। क्यों? फिर बंदा सोचेगा भाई 10 दिन का टाइम है, मुझे किसी भी हाल में ये सारे चैप्टर निपटाने हैं, कैसे निपटाने ये मेरी मर्जी। सब अलग अलग तरीके से अपना वो क्या है शेड्यूल करेंगे, अपना प्लान बनाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जब तक किसी उसे व्यक्ति को परिणाम जो भी रिजल्ट है उस तक लाने के लिए, उसे करने के लिए एक निश्चित समय नहीं देता। उदाहरण के लिए, अब ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ना वो वाला, ठीक है, अब इनका उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, कि उदाहरण के लिए 3 घंटे तक चलने वाली अपनी अपनी अंतिम परीक्षा, 3 घंटे तक चलती है आपकी एग्जाम आपका, देते हुए छात्र परीक्षा के अधिकतम प्रश्नों को हल करने के लिए निरंतर ध्यान रखते हैं। उनको ये वाली बात पता होती है कि भाई सिर्फ 3 घंटे हैं, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और भी बड़े बड़े कैसे लिखेंगे। तो आपका पूरा फोकस क्या है, डर के मारे उसमें आ जाता है कि किसी भी हाल में करना है। 1-8 मिनट के लिए आपका फोकस इधर हिलता भी है कि क्या हो रहा है क्लास में, होता है ना, टीचर डांट रही है बच्चों को या बच्चे आपस में चीटिंग कर रहे हैं, तो आपका ध्यान हिलता है ना, हल्का सा हमारा फोकस खराब होता है। लेकिन क्या हम उससे उसी फटाफट उस अपने फोकस को वापस लाते हैं, नहीं नहीं लिख, ध्यान से लिख। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 3 घंटे ही हैं, 3 घंटे खत्म हो गए अगर जैसे ही तो पेपर छीन लिया जाएगा, हमारा नुकसान होगा। तो ये क्या है, अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है ना तो आप सतत ध्यान में आते हो। अगर आपको टाइम पीरियड ना हो, मान लो आपको स्कूल बुलाया, आपको कॉलेज बुलाया आपके 10 बजे, और कोई टाइम पीरियड ही नहीं, जब मर्जी करो पेपर, तो बच्चा पता है कैसे लिखेगा, 1 घंटा लिखेगा, फिर गायब इधर उधर देख रहे हैं, बात बात कर रहे हैं, फिर 1 घंटा लिखेगा। तो क्या है, आपका जो ध्यान है ना, जो आपका सतत ध्यान है, ये फोकस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है जितना मर्जी टाइम है, कोई टाइम पीरियड की कोई लिमिट है ही नहीं, जब मर्जी लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बात बात करते हैं, चलो आओ बाहर थोड़ा कैंटीन में खा पी के आते, फिर खाएंगे, फिर करेंगे काम ही वाला। ठीक है, तो ये कि सतत ध्यान के लिए टाइम पीरियड क्या है, आवश्यक है। और सतत ध्यान क्या होता है, आपका फोकस, कि आप कैसे उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। एकांतरित वैकल्पिक ध्यान, अब इसमें क्या है, एकांतरण में अलग अलग संज्ञानात्मक मांगों के साथ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में मल्टीटास्किंग या मूल रूप से ध्यान बदलना। इस तरह के ध्यान को उदाहरण है, इस तरह का उदाहरण देख लो। इस प्रकार के ध्यान का अर्थ विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करना नहीं, बल्कि आसानी से एक कार्य से दूसरे कार्य में संक्रमण होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे कि एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो आप। मल्टीटास्किंग का काम क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हो, आपका पूरा फोकस इस चीज़ पे, मल्टीटास्क करो आप। एमटीएस जो आपका है, एमटीएस वाले मल्टी टास्क वो है स्टाफ वाले, उसका मतलब क्या है कि ऐसे काम जो एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, प्लस ये कि उनका फोकस इतना है कि आपने एक टारगेट दिया वो पूरा कर लेंगे, दूसरा दोगे वो भी पूरा कर लेंगे। तो यही है कि एक साथ बहुत सारे काम करना नहीं है, लेकिन एक काम करने के बाद दूसरे काम पे जैसे ही वो शिफ्ट करेंगे वो इस पर भी फोकस कर लेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी टास्किंग, के एक समय पर बहुत सारे काम करना। वैकल्पिक ध्यान, कि इस पे भी फोकस है, इस पे भी फोकस है। ठीक है, इसका ये इन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा क्या उदाहरण देख रहे हैं, दूसरे उदाहरण के लिए एक दर्जी है, अपने बच्चे को सिलाई का काम करते हुए घर पर पढ़ाता है। अब वो क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है, सिलाई भी कर रहा है, अपनी बच्चे को भी पढ़ा रहा है। क्या है, हो गया ये मल्टीटास्किंग, क्या उसका पूरा ध्यान उसकी सिलाई पे भी है, क्योंकि देखो अगर ध्यान भटका तो सिलाई उसकी खराब हो जाएगी, खराब होगी, पूरा सूट वूट जो भी वो बना रहा है वो पूरा खराब हो जाएगा उसका। तो क्या कर रहा है वो है बंदा, जो दर्जी आपका ये है मल्टीटास्कर, बच्चों को पढ़ा भी रहा, ध्यान उसमें भी और उसमें भी है। तो एक साथ दो चीज़ें करते हैं ना, इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। ऐसे हमारे घरों में हमारी मम्मी भी कर लेती है, खाना बनाते बनाते एक गैस पे सब्जी भी बना देती है, दूसरी गैस पे कुछ और भी बना देती है, यहाँ पे जो छोटी वाली तीसरी गैस होती है इस पे रोटी भी बन जाती है। तो इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। तो हमारी जो सारी मम्मीज हैं ये मल्टीटास्कर हैं, ये सारा काम एक फटाफट कर लेती है। जितनी देर में खाना बन के तैयार होता है उतनी देर में कपड़े बड़े धो दिए, घर की सफाई कर दी, पूरा घर काम कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता मल्टीटास्कर। ठीक है, दो
दो दिए गए कार्य यानी सिलाई और शिक्षण, दो अलग अलग कार्य हो गए, एक तो सिलाई कर रहा है वो दर्जी, दूसरा क्या है शिक्षण, पढ़ा भी रहा है, एक साथ कर रहा है, बीच बीच में स्विच कर रहा है। जैसे कैसे स्विच कर रहा है कि सिलाई पूरी हो गई, बीच में 5 मिनट के लिए बच्चे पे ध्यान दे के क्या लिख रहा है वो, ठीक है, फिर सिलाई करते करते मुंह से बोल दिया कि बेटा ये कर, ये कर, मुंह से समझा दिया, सिलाई तो कर रहा है हाथों से, मुंह से समझा दिया, फिर 2 मिनट, बीच में 2 मिनट का गैप लिया उसने सिलाई दर्जी ने, फिर उसको देखा उसकी कॉपी की तरफ इसने क्या लिखा है, ऐसे देख के कि हाँ ठीक है आगे। तो एक साथ दो काम करना और एक साथ स्विच करना, एक यहाँ से यहाँ पे स्विच, यहाँ से स्विच, ऐसे दो काम एक साथ करने वाले को क्या कहा जाएगा, मल्टीटास्कर, जिसे क्या कहा जाएगा हिंदी में, वैकल्पिक ज्ञान। अगर आपको हिंदी में ना तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, जिसके लिए अलग अलग ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये दर्जी है इसे क्या है, सिलाई भी आती है प्लस ये पढ़ा लिखा भी है, इसको पढ़ाना भी आ रहा है। तो अगर आप ये करते हो ना तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जो ये MTS के पेपर होते हैं ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले, जो बड़े पेपर हैं, तो इनमें क्या होता है, ये सारे स्किल वगैरह सब कुछ आना चाहिए, आपकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह होती है, आपको खुद को भी आना चाहिए, आप पूरा पढ़ते हो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आसान है। अब थर्ड क्या है आपका, चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक, चूज कर रहा है आपने, चयन क्या होता है, चूज करना, ठीक है। एक रीडिंग करते हैं एक बार। इसमें आमतौर पर पर्यावरण और उपस्थित बाकी उत्तेजनाओं की अनदेखी करते हुए जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं उस पर विशेष उत्तेजनात्मकों का चयन शामिल है। कि आप एक चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ पे एक पे फोकस कर रहे हो कि भाई इसे नहीं देख रही मैं इस पे फोकस कर रही हूँ, ये हो गया आपका चयनात्मक ध्यान, अपनी मर्जी से कर रहे हो आप। उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जब कोई उपन्यास या किताब लिखते हुए गहराई से तालीन होता है तो वह कारों को हॉर्न, टेलीविजन, रेडियो पटरियों वालों की आवाज़ के रूप में होने वाले शोर भी नहीं सुन सकते। चयनात्मक ध्यान की प्रक्रिया आंतरिक वार्षिक और विचारों के भी नियंत्रण करती है, इसकी प्रक्रिया का बाधा डालते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, आपकी मर्जी है, दो चीज़ें आपके पास है ना, आपको किस पे फोकस करना है ये आपकी मर्जी है। देखो हर बार आप लाइफ में कहीं चले जाओ, कुछ हो जाओ, पॉजिटिव साइड भी आएगी, नेगेटिव साइड भी आएगी, आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव देखना चाह रहे हो या आप नेगेटिव देखना चाह रहे हो। इसका ये वो गिलास वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, वो समझाती हूँ। देखो एक पानी का ग्लास है, उसमें आधा पानी है, तो बोला तो ये भी जा सकता है कि भाई इसमें आधा पानी है, आधा ग्लास ना खाली है, और ये भी बोला जा सकता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। दोनों शब्दों में देखो कितना अंतर है। खाली वाला क्या है, नकारात्मक, कि भाई आधा ग्लास ना खाली है, हम नहीं पी रहे, ये ना आधा ग्लास खाली है, पर पॉजिटिव भी तो है, हम ये बोलते हैं भाई आधा ग्लास भरा हुआ है, पी ले, क्या दिक्कत है ना। तो यही कि तुम्हारे बोलने के तरीके में ही होते हैं, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस पे वो करना चाह रहे हो फोकस। तुम फोकस इस बात पे भी कर सकते हो कि हम देखो इतने अमीर नहीं है, हम मिडिल क्लास है, हमारे पास ना इतना पैसा नहीं है, लोगों के पास बहुत पैसा, भाई लोग गाड़ियाँ लेके घूम रहे, बेहिसाब वाला पैसा है। तुम इस बात को सोच के दुखी भी हो सकते हो कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ना तुम इस बात को लेके खुश भी हो सकते हो कि हम कम से कम रोड पे तो नहीं रह रहे। लोग रोडों पे रह रहे हैं, एक एक कमरों के घरों में रह रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, कितना मतलब उनके मजदूरी करके काम कर रहे हैं, वो मजदूरी का काम करके कम आगे खा रहे हैं। कम से कम तुम अच्छी सिचुएशन में तो तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे घर वाले फीस दे रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, खुश हो तुम, ये भी तो देखा जा सकता है। तो ये सोचने का तरीका है, इसी को बोलते हैं चयनात्मक ध्यान, कि आप इस तरफ सोच रहे हो या आप इस तरफ सोच रहे हो, दोनों में से एक चीज़ पे फोकस किया जा सकता है। और इसका एक और उदाहरण मैं दे रही हूँ, ठीक है, लास्ट है ये, कि अब एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, मैं हूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि भाई शोर हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रही, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो शोर है, मेरा फोकस नहीं हो रहा। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा वो रोड पे बैठ के पढ़ रहा है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग, मार्केट है, रोड पे तो मार्केट होती है, तो कितना शोर है, वो तब भी पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने चूज करा है कि मुझे पढ़ाई में ही फोकस करना है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि वो करना ही पड़ेगा, उसने अपने दिमाग को समझा रखा है ध्यान किताब में होना चाहिए, वो बच्चा पढ़ लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा घर में अपने पर्सनल रूम में बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, उसके मुंह के ऊपर एसी लगा हुआ है, सबको ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ रहा वो। क्यों? उसका मन नहीं है भाई, उसका मन नहीं कर रहा, उसको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा शोर आ रहा है, घर में शोर हो रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा फोकस नहीं हो रहा, घर में शोर हो रहा है। एक बच्चा रोड पे बैठ के ही पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा, क्या कारण दे रहा है कि घर में थोड़ा शोर है, घर वाले आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को शोर से दिक्कत हो रही है। तो यही है कि आपके ऊपर, आपकी खुद की सोच के ऊपर है, आपका ध्यान आप कैसे कर रहे हो फोकस, ठीक है। तो ये इन्होंने भी ये दिया है उदाहरण कि कोई उपन्यासकार, कोई भी बुक लिखने वाला, जो राइटर्स होते हैं, वो किताब लिखते वक्त उस दिन गहराई में चले जाते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कारों के हॉर्न सुनाई आ रहे हैं, टेलीविजन चल रहा है, रेलवे पटरी वाले पर आवाज़ आ रही है, रेल बहुत ज़ोर से चलती है, रेल के पास तो यहाँ तक आवाज़ आती है, पता नहीं कहाँ बहुत दूर कहीं रेल चलती है, यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन जब वो रेल चलती है तो आवाज़ बड़ी तेज आती है यहाँ तक। तो वो इन सारी चीज़ों को क्या है, शोर जो है ना, उसको शोर भी नहीं सुन सकता,
इतना शोर होने के बाद भी उसने क्या कर रखा है, अपने दिमाग को इतना फोकस कर रखा है कि सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान कहाँ है उसका, उसके उपन्यास में, अपनी बुक में ध्यान है उसका। उसको ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये बात सच है, मन से दिल से सोच के बैठोगे ना जिस दिन पढ़ने कि भाई पढ़ना है, तो फिर कितना ही शोर हो तुम्हें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात देखो, मैं मान रही हूँ कि शोर से दिक्कत होती है, फोकस आपका ख़राब होता है, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है, आपको पता है कल का पेपर है, आज पढ़ना है, एक दिन बचा है, घर वाले शोर करें, अब क्या करे, पढ़ेगा ना बच्चा। पढ़ाई हो जाती है शोर में भी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं होती। बहुत सारे बच्चे देखे हैं बाहर रोड पे पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, एकाग्र ध्यान। एकाग्र ध्यान से क्या मतलब है, ध्यान का यह प्रकार बाहरी उत्तेजनाओं पर जल्दी से प्रक्रिया करने की एक विधि है। जैसे ये कि बाहर से कुछ हो जाए, बाहर की कोई चीज़, जैसे एकदम से पटाखा फूटा बहुत बड़ा, एकदम से धमाका हो तो क्या होगा, आप एकदम से हिल जाओगे। आप अपना जो भी काम कर रहे हो ना उसको छोड़ के आप एकदम से अटेंटिव हो जाओगे। होता है ना कि एकदम से कुछ आवाज़ आई बड़ी जोर से, तो हम सारे अपना काम छोड़ देते हैं, उसी वक्त हमारे शरीर क्या, हमारा दिमाग उसमें लग जाता है, ये क्या हुआ, उसके बारे में हम सोचते हैं, हम एकदम अटेंटिव हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बाहरी जो भी चीज़ हो रही है ना उसके प्रति एक विधि है, ये जल्दी से प्रतिक्रिया करना। एक सेकंड में होती है, वो सेकंड्स में होती है, उसे हम खुद सोच के नहीं करते, फटाफट होती है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण अगर लूँ तो मान लो आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से, लेकिन क्या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच हुआ, तो आप सोचोगे नहीं, सेकंड्स में होगा वो वाली चीज़। आपका दिमाग क्या करेगा, वो फटाफट आपका हाथ उस गर्म चीज़ से 1 मिनट में हट जाएगा, 1 सेकंड में हट जाएगा। मिनट क्या है, 1 सेकंड में आपका हाथ उससे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग का एकाग्र ध्यान है, जो हर वक्त इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है। हमारा ध्यान नहीं होता इस पर, एकाग्र ध्यान का इस चीज़ पे ध्यान होता है कि फटाफट से एकदम से वो अटेंटिव होता है कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये कि जो विशेष रूप से उदाहरणों में उपयोगी है, यह पर्यावरण में किसी भी चीज़ के तुरंत ध्यान देने की कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह रूप किसी एक निश्चित दृश्य श्रवण, देख रहे हो आप कुछ दृश्य श्रवण स्पर्श उत्तेजनाओं, जैसे कि जोर से धमाका होना, धमाका कोई बहुत बड़ा पटाखा ऐसे बम फोड़ा तो उसकी आवाज़ बहुत तेज आई, तो आप क्या होगे, एकदम से आप जो भी काम कर रहे हो आप हिल जाओगे। बंदा सो भी रहोगे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी कि ये क्या हुआ। ठीक है, तेजी से चमकते प्रेरण, कोई बहुत लाइट पड़ रही है उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, प्रेरणादायक पल, कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ रही है, प्रेरणादायक पल। ठीक है, और ध्यान केंद्रित करने का सक्षम है। ये सारी चीज़ें कि एकदम से आपका ध्यान, आप जो भी काम करो उससे हटके एकदम से उस पर जाए, दूसरी चीज़ पे जाए, फटाफट से जल्दी से प्रतिक्रिया करे। अब उदाहरण के लिए इनका ये ऑप्शन ये दे रहे हैं उदाहरण के, एक बॉक्सिंग मैच में, एक बॉक्सर को ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करके अपना ध्यान उसमें क्या है केंद्रित करके, प्रतिद्वंद्वी जो उसके अपोजिट में बंदा है, जो उसका लड़ रहा है जिसके साथ, के तत्काल मुकाबले में चकमा देने की आवश्यकता होती है। कि आपको उसका ध्यान को बटाना है और चकमा देना है। चकमा मतलब एकदम से ही कुछ ऐसा करना है कि उसको आप हरा सको। ये बॉक्सिंग मैच उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्मृति ध्यान। स्मृति ध्यान का क्या मतलब है, स्मृति ध्यान जिसमें कभी कभी विभाजन ध्यान के रूप में माना जाता है। इसे क्या होता है, विभाजित मतलब कहते हैं डिवाइड करना किसी चीज़ को। स्मृति ध्यान जिसे कभी कभी विभाजित ध्यान के रूप में जाना जाता है, जिसमें अक्सर एक व्याकुलता माना जाता है। जिसे क्या मतलब व्याकुलता। ठीक है, जिसको अक्सर एक व्याकुलता माना जाता है। यह एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ध्यान है। जैसे हमने पीछे मल्टीटास्किंग करते वैसा ही ध्यान है एक प्रकार का। हालांकि इस प्रकार का ध्यान कई कार्यों में बटा होता है, कई कार्यों में बटा होता है, जिसके कारण अधिकांश समय किसी दिए गए कार्य में जिसमें कोई व्यक्ति भाग लेता है उसको पूरा करने के लिए उचित रूप से ध्यान नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एक साथ पोकर खेलते समय, कोई खेल का नाम है पोकर, खेलते समय अपने वृत्त का लेखा जोखा कर रहा है। गेम भी खेल रहा है वो, और क्या है अपना जो भी उसका काम है उसका लेखा जोखा, उसको संभाल रहा है, उसको देख रहा है कि काम कैसे है। ठीक है, उसने ध्यान बटा हुआ है, उसका क्या है, उससे ध्यान बटा हुआ है, और इसमें वह शामिल दोनों कार्यों के साथ साथ उचित न्याय करने के समक्ष नहीं होता। क्योंकि देखो एक तरफ तो पोकर खेल रहा है, दूसरी तरफ अपना ये काम कर रहा है, तो क्या है दोनों में ही उसका ध्यान बट रहा है। ना तो वो ये कर पा रहा ना वो ये कर पा रहा, तो इसे क्या कहा जाए, सीमित ध्यान। क्या कहा जाए, सीमित, लिमिटेड। कि आप सिर्फ इस पे इतना सीमित ही ध्यान दे पा रहे हो, दूसरे काम पे भी सीमित ध्यान दे पा रहे हो, पूरा एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, बेहतर यही है कि एक ही चीज पे फोकस करो। मल्टीटास्किंग में दोनों चीज़ों में अगर आप स्किल हो, दोनों चीज़ें आपको आती है तो आप कर सकते हो। जैसे बता दर्जी वाला कि बच्चे को पढ़ा भी रहा और सिलाई भी कर रहा, क्यों, क्योंकि उसको दोनों काम आते थे, वो स्किल्ड था तो वो कर पा रहा था। लेकिन सीमित ध्यान में क्या है, आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, ना आपको ये काम आ रहा ना आपको ये काम आ रहा, दोनों के साथ क्या है
न्याय करने के सक्षम नहीं होगा, ढंग से दोनों काम नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ध्यान क्या है पूरा समझ लिया, ध्यान के कितने प्रकार होते हैं वो हो गया। अब क्या है, धारणा, धारणा मीन परसेप्शन, ये वाला कि किस किस चीज़ से इंसान का देखने का जो नज़रिया होता है उसकी धारणा, के मेरी धारणा ये है कि ऐसे होना चाहिए, मेरी धारणा ये है कि मैं ये मानता हूँ, मेरी ये मानना है, बोलते ना इसकी ये मान्यता है, वो उसी प्रकार से धारणा है। धारणाओं कितने टाइप से बनती है, जो हमने देखा, हमने जो देखा उसको मान लेते हैं, वो हमारी धारणा। जो हमने सुना वो हमारी धारणा, जो हमने बोला कि ये हमारी धारणा है, जो हम सूंघ सकते हैं, जो हम टच करके फील कर रहे हैं, वो बन जाती है हमारी धारणा। तो ये है कि धारणा एक बाहरी उत्तेजनाओं के साथ सामर्थ्य को समझने योग्य प्रभाव बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, धारणा ऐसी बाहरी उत्तेजनाओं को सार्थक और समझने योग्य प्रभाव बनाने की प्रक्रिया है। क्या चल रहा है ना, उसको हम जो हमारे दिमाग में सोच के उसको एक बनाते हैं ना, हम नतीजा निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसे है, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हम बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या है उसको, जो प्रक्रिया है ना उसको जस्टिफाई करने की, उसी को कहा जाता है धारणा। जिसे हम अर्थ निकालते हैं, जिसको हम उसका अर्थ निकालते हैं, जिससे हम उसका अर्थ निकालते हैं, जो भी हमने सुना देखा उसके बारे में, ठीक है। यह हम जो देखते हैं, स्पर्श करते हैं, हमने जो छुआ, जो हमने देखा या महसूस करते हैं, उसका अर्थपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। जो भी मैं सुन रही हूँ ना उसके बारे में मैं खुद सोचूंगी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या पता वो सच बोल रही है या वो झूठ बोल रही है, ऐसे सोच के सुन के जो हम धारणा बनाते हैं ना, उसका अर्थ निकालते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से ये कि ऐसा हो सकता है। इसी को है क्या कहा जाता है, धारणा, स्पर्श करना, सुनना, देखना, इन सब चीज़ों को। यह अर्थ हमें भौतिक दुनिया की व्याख्या के द्वारा हमारे मौजूदा ज्ञान के निर्माण के माध्यम से प्राप्त होता है। हमें जो लगता है हमारे पास जितना ज्ञान है वो, प्लस जो हमने भौतिक दुनिया में देखा, जो हमने व्याख्या की है, वो दो चीज़ें मिलके क्या है हमारी धारणा बनाती है। जो मेरी खुद की मान्यता, जो मैंने पढ़ा है, मैंने रीडिंग कर रखी है, बुक्स पढ़ रखी है, जो मैंने नॉवेल्स पढ़ रखी है, वो प्लस जो चीज़ें अब हो रही है, ये दो चीज़ों को मिलके, कॉम्बिनेशन मिलके हमारी क्या है धारणा बनती है। अब जैसे मैं हूँ, जितनी मैं पढ़ाई करती जाऊँगी, मैं जितनी नॉवेल्स पढ़ूंगी, जितनी मैं बुक्स पढ़ूंगी अच्छी से अच्छी, है ना, भगवद गीता पढ़ूंगी, भगवान का बारे में देखूंगी, पढ़ूंगी, उतनी क्या है मेरी धारणा चेंज होती जाएगी, मुझे नई चीज़ें समझ आती जाएगी। प्लस ये कि रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के जो जो हो रहा है, कि मैं ये वाला एग्ज़ाम देने गई, ये वाला मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मिल के हमारी क्या है धारणा बनती है। जो रियल लाइफ में हो रहा है ये, प्लस ये वाले जो हमने अपना ज्ञान अर्जित किया हुआ है, मौजूदा ज्ञान जो हमारे पास अभी है, मौजूदा ज्ञान मिलकर दो चीज़ों से क्या बनती है हमारी धारणा। संवेदी प्रसंस्करण की प्रक्रिया धारणा की अवधारणा को समझने के लिए प्राथमिक चरण है। बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाले भौतिक ऊर्जा, बाहरी वातावरण जो आपका एनवायरनमेंट, उससे आपको जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है आपको, और हमारी जो इंद्रिय है, जो हमारे पांचों सेंस है, उससे जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब से, जिसे मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम सेकंड से भी कम ही तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जो भी मैंने पीछे समझाया था ना, वही वाली बात चल रही है फिर से, कि हमने कोई चीज़ को गर्म को छुआ तो हम सोचेंगे नहीं, हमारे दिमाग को इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हम देखेंगे पहले सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड से भी कम के टाइम में हमारा हाथ पीछे अपने आप हो जाएगा, अपने आप हमारा हाथ पीछे हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बाहरी उत्तेजनाओं, बाहर गर्म की वस्तु, बाहरी उत्तेजना क्या, गर्म वस्तु को टच हो गया, तो हमारे हाथ के रिसेप्टर पेशी, जो हमारी कोशिकाएं है, जो हमारे हाथ की स्किन है, उसके द्वारा महसूस किया जाता है। तो संवेदी तंत्र, जो हमारा पूरा कोशिकाएं है ना, संवेदी तंत्र, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, उसको एक सेकंड में पता चल जाता है कि इस संकेत के द्वारा हमारे बॉडी में संकेत होता है कि केंद्रीय तंत्र को पता चल जाता है कि तक पहुंच जाती है वो बात, जो सूचनाओं को करती है हमारे बॉडी में क्या है, पूरा हमारा किसी भी चीज़ पे ऐसे टच हो गया, लगी है, कुछ भी हो रहा है, गर्म चीज़ को छू लिया या किसी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को छू लिया, तो हमारे दिमाग में फटाफट हमारे बॉडी का तंत्र ऐसा बना हुआ है, हमारे को वो मैसेज सेकंड से भी कम में चला जाता है। हम चाहे बात कर रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, हमें गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म चीज़ गिर जाए या कोई बहुत ठंडी चीज़ ऐसे टच हो जाए, तो आँख अपने आप खुल जाएगी, फटाफट हमारा दिमाग उस चीज़ पर प्रतिक्रिया करेगा। हम तो सो रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो रहा है, सब कॉन्शियस तो हमेशा चलता रहता है, वो कभी नहीं सोता। तो बेटा ये यही बोल रहे हैं कि बाहरी वस्तुओं से जो हमारी चीज़ों को हम छू रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, है ना, सुन रहे हैं जो चीज़ें, ये प्लस हमारा खुद का ज्ञान, इन सब चीज़ों से मिलके हमारी क्या है वातावरण, जिस वातावरण में जो व्यक्ति रहेगा उसकी वैसी धारणा हो जाएगी। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा, तो हमारी यहाँ से मिलती जुलती बात वो होगी हमारी धारणा। कोई अगर किसी दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ की अलग विचारधारा है, वहाँ के लोग रहने वाले अलग है, तो उनकी धारणा वैसी बन जाएगी, ठीक है। खुद का ज्ञान प्लस जो
तुम देख रहे हो आसपास, उन 2 चीज़ों से मिलकर आपकी धारणा मिलती है, इतना बहुत है, इतना इनफ है, इतना कर लीजिए आप, ठीक है। अब क्या है स्मृति? स्मृति क्या होती है बेटा? मेमोरी, ठीक है, हमारी याद करने की क्षमता, कि हमारी याददाश्त जो है भविष्य की पुनर्व्यक्तियों के लिए हमारे मस्तिष्क में देखी गई एक एकत्रित जानकारी को संग्रहित करने की प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। जो भी हम स्टोर करते हैं ना नॉलेज, हमारी सारी नॉलेज, हमारी सारी बातें, हम जो जो चीज़ें याद करके रखते हैं कि ये मुझे याद है, जैसे टेबल्स आपको बचपन में याद कराया था, अभी तक याद है, ये सारी क्या है हमारी मेमोरी में क्या है, सेव हो चुकी है, ये सारी चीज़ें सेव है, ठीक है। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए होती है, किसी अनजान इंसान से मिले, उससे बात की, उसका चेहरा हल्का सा याद हुआ, 10 दिन बाद याद करोगे भूल जाओगे उसका चेहरा, ऐसे है कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर इंपॉर्टेंट है, वो सब कहाँ जाएंगे? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे हमारा खुद का नाम, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुका है ना। बेसिक जो हमने पढ़ाई की हुई, जैसे देखो सबको पूरी एक एक बुक तो याद नहीं है ना कि कौन से बुक में कौन सा चैप्टर था, क्या लिखा था, लेकिन जो बेसिक हिंदी इंग्लिश है वो हमें याद है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब हमें याद है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा इसमें याद होती है, जैसे आपका घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर चला गया आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो यही है कि और पुनर्स्मृति स्मृति का केंद्र बिंदु है मेमोरी का एक अन्य संज्ञात्मक कार्य सूचना को याद करने की सुविधा प्रदान। अभी जो आपकी मेमोरी है ना बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़े से समय के लिए होती है, दूसरी क्या हो गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है, लाइफ टाइम तक। और थर्ड टाइप क्या है? ये वाला संवेदी वाला, जिसमें क्या है सेंसरी, सेंसेस से रिलेटेड है ये। इसके बारे में हम आपको देख लेते हैं। यह हमें उस संवेदी सूचनाओं को याद करने के लिए अनुमति देती है जो हमने इंद्रियों द्वारा, सेंस वर्ड से समझ आया, संवेदी मतलब सेंस से रिलेटेड है हमारी। तो जैसे स्पर्श, टच करना, महसूस करना, गंध माना सूंघना, सुनकर, चयन कर माध्यम से एकत्र हो, ये 5 चीज़ों से अगर आपके पास कोई मेमोरी आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? संवेदी स्मृति, मेमोरी, सेंसरी मेमोरी। परंतु अब उनकी उत्तेजनाएं बंद हो गई हैं। संवेदी स्मृति 3 प्रकार की होती है। आइकॉनिक जो कि दृश्य से देखा गया हो, गूंज जो स्वर्ण से हुई हो, और हिपैस्टिस जो स्पर्श के माध्यम से हुई हो। इतना ये डीप में मत करो कि कितने प्रकार की थी, बस आप ये रखो कि संवेदी मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, जो सेंसेस के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक गई हो, हमने कुछ छू के देखा वो चीज़, जो हमने सुनी वो चीज़, जो हमने देखी, स्पर्श की, ये सारी स्पर्श, महसूस की, गंध की, सुनकर, देखा, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म मेमोरी। यह हमें किसी भी चीज़ के बारे में विशेष विपरीत छोटी अवधि के लिए याद रहती है, छोटी से छोटी अवधि के लिए, कोई जो ज़्यादा खास बात ना हो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, नॉर्मल चीज़ें जो हुई, ठीक है। ये क्या है? अल्पकृत स्मृति। संवेदी स्मृति की तरह अल्पकृत नहीं होती, लेकिन यह दीर्घकालिक स्मृति की तरह लंबे समय तक चलने वाली भी नहीं होती। ये क्या है? लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती। बहुत नॉर्मल सी बात है ना, कहीं गए थे, कुछ खाया था तो कितने का खाया था, उसका रेट क्या था, ये सब तो वेस्ट बात है, इसको इतना याद करके क्या फ़ायदा? वो कोई हमारी काम की चीज़ें थोड़ी है कि कहाँ गए थे और क्या खाया था, कितने का खाया था। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए याद रहेगा, फिर बाद में आप उसे भूल जाओगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी हमारी, ठीक है। प्राथमिक या सक्रिय स्मृति अल्पकालीन स्मृति का दूसरा नाम है, ठीक है। अल्पकालीन स्मृति छोटी मात्रा में जानकारी प्रदान करती है, सिर्फ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी मात्रा में जानकारी क्या है इसमें कलेक्ट होती है, जिससे ध्यान में रखा जा सकता है और संज्ञानात्मक गतिविधियों में निष्पक्ष के लिए किया जा सकता है। अल्पकालीन स्मृति आमतौर पर नए ज्ञान के लिए केवल भंडार या अल्पकालीन स्मृति संवेदन होती है, जिसके जल्दी से भुला दिया जाता है। क्या है? जो भी बात इसमें आएगी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो जल्दी से भुला दी जाती है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कोई ऐसी बात है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपकी पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें हैं करंट अफेयर वगैरह हो गया, हमें वो सब चीज़ें याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें एक बार आई, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई, फिर वो चली गई, फिर हम बोलते यार हम तो भूल गए, याद ही नहीं आ रहे करंट अफेयर वगैरह। तो क्या उसको आप अगर बार रिपीट करोगे ना बहुत बार, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ना कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, फिर ऐसी सिचुएशन आती है वो आपको याद हो जाता है। पर ये बहुत लंबे समय तक चलता है। जब आपके एग्जाम वगैरह खत्म हो जाओगे ना, उस चीज़ को छोड़ दोगे बार बार याद करना, तो वो वापस से आपका वो डिलीट होता चला जाता है, बाकी का डाटा जो पुराना है वो चला जाता है, वो बाद में काम नहीं आता आपकी, ठीक है, अगर पढ़ना छोड़ दो तो।
6-7 महीने बाद आप भूल जाओगे, इतना लंबा नहीं होती आपकी मेमोरी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाया जा सकता है, बार बार उसको रिवाइज करो, लिखो, बार बार रिवाइज करो, लिखते रहो, ऐसे जाता है वो लॉन्ग में। लेकिन फिर वो अगर छोड़ दो उसे, फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी मेमोरी जिसमें हम 30 सेकंड के बाद भी याद रख सके, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऐसे बता रहे हैं कि जो हम लंबे समय तक याद रख सके, 30 सेकंड के बाद भी याद रखे। ये तो बहुत छोटा टाइम पीरियड बता रहे हैं, बस ये सिर्फ वर्गीकरण कर रहे हैं। इसे यादों को बहुत महत्व है। इसमें पसंदीदा कॉफ़ी शॉप के, कोई तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, पसंदीदा कॉफ़ी शॉप है, उसकी जगह कहाँ है, वो कौन सी कॉफ़ी है, उसका नाम क्या है, वो सब चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे मित्रवत चेहरे जो आप जानते हो, आप फेसेस वगैरह के नाम याद है, बहुत सारे लोगों के नाम याद हो जाते हैं जो भाई आपके करीबी हैं, जो दोस्त आपको पसंद है, आप उनको भूलोगे थोड़ी, हो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि ये मेरा दोस्त है, इसका ये नाम ये है, तो उनके नाम। जो खास दोस्त होंगे, देखो जो खास होता है ना, उसके लिए हमारी सारी उसकी रिलेटेड चीज़ें, उसकी बातें, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। दोस्त का जन्मदिन, अगर तुम्हारा कोई खास दोस्त हो, तुम्हें उसका बर्थडे याद होगा, अपने घर का पता, अपने खुद का घर, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबको याद होती है, वो कोई नहीं भूल सकता, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है आपके। जैसे महत्वपूर्ण जानकारी, आपका खुद का पता, अपने दोस्त के घर का पता, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगी। आप साल भर बाद भी उसे फ़ोन करो, आपको याद होगा ये मेरा दोस्त है, ये इसका वो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये कोई ऐसी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बात नहीं कि भूल जाओ आप थोड़े दिन बाद कि ये मेरा दोस्त था। इंपॉर्टेंट है तो आपको ये वो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सोशल मीडिया। ये वाला टॉपिक देखो रिपीटेड है, हम पूरा पिछले 8 चैप्टर में यही पढ़ा हमने कि सोशल मीडिया क्या है। तो अब बस एक बार फटाफट रीडिंग कर लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको सबको पता है सोशल मीडिया के बारे में, अब हम कर चुके हैं कि सोशल मीडिया का अर्थ क्या है अर्थ और प्रकृति क्या है। तो ये यही बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया से क्या है, ज्ञान और सूचनाओं तक बड़ी पहुंच हो गई है लोगों को। ज्ञान और सूचनाएं वगैरह फ़ोन से फटाफट मिलती है। गूगल आपके फ़ोन में, आपको जो भी बात जाननी हो उस पर पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सपोजर के विभिन्न तरीके खुले हैं, अलग अलग प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हो। सोशल मीडिया ने लोगों को जीवन को बदल दिया है। व्यवहार, भावना, ये सारी दृष्टिकोण क्या है, लोगों का बदलता जा रहा है। हम दूसरों को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, मैसेज भेज सकते हो आप, सूचनाएं आपको क्या आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये कि जीवन में जो बदला है कि मीडिया की शक्ति से संभवता हुई है कि पावर तो आई है ना। देखो इसका उदाहरण आप मेरा और आपका भी ले सकते हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, आप लोग कहाँ हो, अपने घर पे बैठे हो, है ना। कितना फर्क पड़ गया। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको पढ़ाने के लिए कोई जगह पे अलग से आने की जरूरत नहीं है। तो इससे फ़ायदा ही हुआ ना, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये यही बता रहे हैं कि मीडिया का अर्थ क्या है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ, ये सारी बेसिक बातें। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, ध्यान और सोशल मीडिया। अब ये देखो कि आपका ध्यान क्या है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा केंद्रित होता जा रहा है। सभी क्या है, सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में सूचनाओं का भंडारण है वो सूचनाओं का। सोशल मीडिया की दुनिया में पोस्ट, फोटो, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जब उत्पादक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, जो भी आप लोग हो, सारे यूज़र आप हो, तो आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ते हो तो वह 200 या साझा सूची उगाने वाले लोगों को जोड़ने की सक्षमता होता है। उसमें क्या है, सारी वो सूचियाँ क्या है, सक्षम हो जाता है उसमें जोड़ने के लिए, अन्य लोगों के समूह से भी, ठीक है, का अनुसरण कर। व्यक्ति उत्पादनों की रुचि को पसंद के लिए सोशल मीडिया के लिए गतिविधियों की अच्छी तरह से परीक्षण होती है, ठीक है। कई बार सोशल मीडिया का उत्पादन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जो कि उत्पादन गतिविधियों के समूह के लिए, उत्पादन के ध्यान को लक्षित करने के लिए विज्ञापनों के लिए होती है। कि बेसिक बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है, उन पर नजर रखी जाती है कि कौन क्या पसंद कर रहा है, लोगों को क्या लाइक कर रहे हैं, लोग क्या मतलब किस चीज़ की लहर चल रही है, उस हिसाब से क्या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएंगे व्यापार के लिए, उत्पादनों के लिए, ठीक है, विज्ञापनों के लिए उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। धारणा और सोशल मीडिया। अब क्या है, धारणा, हमारी जो धारणा, जो हमारा सोचने का तरीका, वो उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया से। मैंने वाली बात आपको बहुत बार समझा दी कि जैसा लोग कर रहे हैं, जैसे बर्थडे लोग मना रहे हैं, जैसी पार्टी लोग कर रहे हैं, वैसा ही लोग दूसरे दिन लोग देख के उनको इन्फ्लुएंस हो गए, हमारी धारणा प्रभावित होती है कि सब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो यही है कि सोशल मीडिया से हमारी धारणा बदल रही है, ठीक है। हम पे क्या है, फ़र्क पड़ रहा है इस वाली चीज़ों का। सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में, अपने बारे में, हमारी धारणा को आकार देने में बड़ी शक्ति। हमारी धारणा चेंज होती है सोशल मीडिया से। हम जो चीज़ देखते हैं ना, उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर हम भी वैसा ही करते हैं, वैसे कपड़े, वैसी चीज़ें। तो ये यही बोल रहा है कि यह हमारा छवि के प्रतिरूप में साबित हो सकता है। ये क्या है, महान छवि के रूप में क्या है, परिवर्तन हो सकता है, और हमारे विचारों का कार्य को सीधी प्रभाव डालता है, हमारे विचारों को सीधा इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ देखोगे वैसे बन जाओगे। अगर पॉजिटिव कंटेंट देख रहे हो तो वैसे, और नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो वैसे ही हो जाओगे। तो ये यही बोल रहा है कि जो कंटेंट आप देख रहे हो उससे आपके धारणा क्या है, प्रभावित होती है, ठीक है।
तो ये यही है कि हमारी सोशल मीडिया की जो लाइफ, जैसा हम रह रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे, हम क्या चीज़ें लाइक करें, हम जो देख रहे हैं वैसे हम बनते चले जाएंगे। हमारी पसंद क्या है उससे प्रभावित होती है। इसी को क्या कहा जा रहा है, धारणा। सोशल मीडिया और धारणा का आपस में कनेक्शन क्या है, हमारी धारणा पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा भी पढ़वा सकते हो, बुरा भी पढ़वा सकते हो। अच्छा कंटेंट, अच्छा रखोगे कंटेंट, अच्छी चीज़ें रखोगे तो उससे अच्छी चीज़ें इफेक्ट होंगी आपकी। गलत कंटेंट रख रहे हो, मार धाड़ वाला, नेगेटिव वाला, सेंसिटिव कंटेंट देख रहे हो, तो उससे क्या है, धारणा इफेक्ट होगी और गलत उसमें होगी। ठीक है, गलत चीज़ों में जाएगी, गलत अगर कंटेंट देख रहे हो। तो ये बोल रहा है कि ऑनलाइन प्रतिक्रिया जो भी फ़ोन में चल रहा है, आपके ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा करके ना, बहुत सारे अध्ययनों से ये पता चला है कि भरोसा करने से युवाओं के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, गलत प्रभाव पड़े हैं। गलत चीज़ों पे भरोसा कर लिया, गलत क्या है प्रभाव उस पर पड़े हैं। बहुत सारे अध्ययनों में वाली बात पता चली है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, स्मृति और सोशल मीडिया के हमारी जो मेमोरी है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा मेमोरी पे सोशल मीडिया का। तो ये नेगेटिव इफेक्ट में यही बोला कि हमारी याददाश्त क्या है, कमज़ोर होती जाती है। हम इतना फोकस नहीं कर पा रहे अपनी डेली लाइफ के काम पे, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, इस पे। तो ये क्या बोला कि वास्तविक दुनिया को नज़रअंदाज कर रहे हैं हम, और जो सोशल मीडिया उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे क्या है, हमारे दिमाग की जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन हमारे दिमाग की मेमोरी नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फ़ोन में सेव होती जा रही है, तो हमारे फ़ोन के लिए मेमोरी बन रही है ना, हमारी मेमोरी तो नहीं है। तो ये बोले कि स्मृति से क्या है कि पुरानी स्मृति याद दिला सकती है। 1 साल पहले आपने पोस्ट डाला, वो अब आज आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मेमोरी है। यादें ताज़ा करने के लिए कि ये फीकी ना हो, तो फोटोज़ वगैरह सेव करना ये सब ठीक है, व्यक्तिगत स्मृति के लिए ये सब मेमोरी फ़ोन में सेव हो रही है, लेकिन आपकी जो मेमोरी है उस पर तो इफेक्ट पड़ रहा है ना, आपको तो कुछ याद नहीं होगा। तो इसमें सारे आपको पहले तो अच्छी चीज़ें बता देनी है स्मृति और सोशल मीडिया में, कि आपकी मेमोरी के लिए क्या है, आप सेव करके रख सकते हो चीज़ें, बाद में आप उसे याद कर सकते हो। ये सब चीज़ें हुई। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आपको खुद की आदत है वो कमज़ोर होती जा रही है। आप रियल लाइफ में नहीं रह के वर्चुअल लाइफ में रह रहे हो। ये सारी चीज़ें इसमें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।